नमस्कार दोस्तों। तो हम 2015 तक सभी भौतिक विज्ञान के यूपीपीसीएस के में आए हुए प्रश्नों का विश्लेषण कर चुके हैं। अब इस वीडियो में 2016, 17 और 18 इस 3 वर्षों के जितने भी भौतिक विज्ञान के प्रश्न हैं सारे का विश्लेषण हम लोग करेंगे। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? तो विकिरण तापमापी को पायरोमीटर या पायरहेलियोमीटर कहा जाता है। इसका उपयोग किस चीज़ में होता है? तो देखिए व्याख्या देखते हैं, इससे पता चल जाएगा। पायरोमीटर या पूर्ण विकिरण उत्तापमापी की सहायता से अत्यधिक उच्च तापों की माप की जाती है। तो ज़्यादा उच्च तापमान की माप करना हो तो हमें क्या चाहिए होता है? पायरोमीटर चाहिए होता है। इसमें ऊष्मीय विकिरण के मापन द्वारा तापमान का मापन भी किया जाता है। मतलब ये कि सोलर रेडिएशन के मेजरमेंट के लिए हम विकिरण तापमापी या पायरोमीटर का यूज करते हैं। दूसरा प्रश्न है, डायनेमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है। तो डायनेमो का काम क्या होता है? डायनेमो का काम होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, इसलिए विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। व्याख्या में भी वही लिखा हुआ है, डायनेमो विद्युत चुंबकीय प्रेरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण है। यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है और ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण द्वारा ऐसा करता है। 57, वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा नापी जाती है। तो वायु की गति कितनी है, उसका स्पीड क्या है, इसको मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए विकल्प बी इसका सही आंसर हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चंस ये बीपीएससी में भी आया हुआ क्वेश्चन है कि हाइड्रोमीटर का उपयोग किस चीज़ के लिए किया जाता है? तो द्रव्य या जल के घनत्व का मापन अगर हमें करना हो तो हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। जबकि बैरोमीटर से क्या होता है? बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब का मेजरमेंट करते हैं हम लोग। एक बार फिर से बोल देता हूँ, अगर वायु की गति का मेजरमेंट करना हो तो एनेमोमीटर, अगर वायुमंडलीय दाब का मेजरमेंट करना हो तो बैरोमीटर, और द्रव्य या जल के घनत्व का मापन करना हो यानी कि मेजरमेंट करना हो तो हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। व्याख्या में वही लिखा हुआ है, एनीमोमीटर द्वारा वायु के वेग की माप की जाती है। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग करते हैं और हाइड्रोमीटर से द्रव्य या जल के घनत्व का मापन करते हैं। तो इसलिए 3 बार रिवीजन हो गया। 58 में लिखा हुआ है, मानव की सामान्य स्वास्थ्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मानी जाती है। मतलब ये पूछ रहा है कि एक आदमी को कितना दूर तक स्पष्ट दिख जाए तब उसे कहेंगे कि स्वस्थ है उसकी आँख। तो 25 सेंटीमीटर तक अगर किसी व्यक्ति को साफ साफ दिख जा रहा है स्पष्ट तरीके से तो उसका आँख स्वस्थ है एक तरीके से। तो याद रखना है कि सामान्य स्वस्थ आँख के लिए 25 सेंटीमीटर की दृष्टि होनी चाहिए। व्याख्या में भी वही लिखा हुआ है, नेत्र के सामने की वह निकटतम दूरी जहाँ पर रखी वस्तु नेत्र को स्पष्ट दिखाई देती है, नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है। सामान्य आँख के लिए यह 25 सेंटीमीटर होती है। 59, बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है। तो बिग बैंग सिद्धांत जो है वो किसके उद्भव की व्याख्या करता है? ब्रह्मांड के उद्भव की व्याख्या करता है। व्याख्या भी देख लेते हैं, महाविस्फोटक सिद्धांत या बिग बैंग सिद्धांत। तो बिग बैंग सिद्धांत को हम महाविस्फोटक सिद्धांत भी कहते हैं, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि महाविस्फोटक सिद्धांत को हम बिग बैंग सिद्धांत भी कहते हैं। इससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति, आकाशगंगा तथा सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित है। मतलब ये सिद्धांत जो है तीनों से संबंधित है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेतेयर ने किया था। कौन सा सिद्धांत का? बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जॉर्ज लेमेतेयर ने किया था। ये अगर कभी पूछ दे कि महाविस्फोटक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था तो उसके लिए हम यही बोलेंगे, जॉर्ज लेमेतेयर ने किया था। बाद में रॉबर्ट वैगनर जो थे 1967 में क्या किए थे इसके बारे में मतलब इस सिद्धांत की व्याख्या और प्रस्तुत की थी। वह अवस्था जब संपूर्ण ब्रह्मांड एक गर्म एवं सघन बिंदु आज से लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व केंद्रित था। अत्यधिक संघनन के कारण बिंदु में आकस्मिक महाविस्फोट हुआ, जिसे ब्रह्मांड विस्फोट या बिग बैंग के सिद्धांत या उपमा दी जाती है। तो यही सारा बात है। इसमें थोड़ा सा कुछ पॉइंट मैंने नोट कर रखा है। वो एक है कि ब्लैक होल का पहले बार जानकारी किसने दी थी? ब्लैक होल का फर्स्ट जानकारी चंद्रशेखर ने दी थी। और ब्लैक होल जो क्या है, शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण वाला खगोलीय क्षेत्र है, इसे ही ब्लैक होल कहते हैं। तो स्पष्ट है। कुल मिलाकर के इतने व्याख्या में नहीं पढ़ना है, सिर्फ 2-3 फैक्ट याद रखना है। पहला ये कि बिग बैंग सिद्धांत किस चीज़ से संबंधित है, किसकी व्याख्या करती है? तो ब्रह्मांड की व्याख्या करती है। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि बिग बैंग सिद्धांत को ही महाविस्फोटक सिद्धांत या महाविस्फोटक थ्योरी कहते हैं। और तीसरा ये कि इसका प्रतिपादन किसने किया था? तो जॉर्ज लेमेतियर ने किया था। हालांकि बाद में रॉबर्ट वैगनर ने भी 1967 में इसकी व्याख्या की है। और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि ब्लैक होल के सबसे की पहली जानकारी किसने दी थी?
फर्स्ट ऑफ ऑल तो चंद्रशेखरन ने दी थी। और ब्लैक होल है क्या, तो शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल का एक खगोलीय क्षेत्र है। तो ये 5 पॉइंट कुल मिला के था। 60 वायु शक्ति जिसको विंड पावर भी कहते हैं में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो जो वायु शक्ति यानी विंड पावर होती है उसमें गतिज ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। देख लेते हैं व्याख्या को, एक्स्ट्रा पॉइंट है क्या। बहती वायु से उत्पन्न की गई ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। तो हाँ सही है, एकदम सिंपल सा बात है। अगर मेंस में एक लाइन लिखना हो तो बस ये लिख सकते हैं, बहती वायु से उत्पन्न की गई ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। शुरुआत करने के लिए पवन ऊर्जा के उत्पादन के लिए हवादार जगहों पर पवन चक्कियों को लगाया जाता है, जिनके द्वारा वायु की गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इस यांत्रिक ऊर्जा को जनित्र की मदद से, जनित्र मतलब यंत्र, संयंत्र की मदद से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो वही बात है, सिर्फ थोड़ा विश्लेषण करके लिखा है। कुल मिला के याद यही रखना है कि वायु शक्ति यानी कि विंड पावर में जो ऊर्जा होती है उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, तो गतिज ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। 61 आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो सबसे पहले तो कब किया गया, ये भी क्वेश्चन अगर पूछ ले कभी, तो 1921 में किया गया था, 1921 में किया गया था। याद रखने के लिए 1921 की कोई एक और महत्वपूर्ण घटना को याद रख लीजिए, दोनों कनेक्ट करके रखिएगा। लेकिन किस लिए किया गया था सम्मानित नोबेल पुरस्कार से, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए। तो 2 फैक्ट हो गया कि आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए दिया गया था। कब दिया गया था, 1921 में दिया गया था, भौतिकी के क्षेत्र में। तो 2016 का समाप्त हुआ। 2017 का प्रश्नों को देख लेते हैं, भौतिक विज्ञान में जो आए हुए थे। तो इसमें है पहला, एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगातार 20 घंटे तक जलाए जाते हैं, संपूर्ण विद्युत खर्च होगी। तो देखिए इसका सीधा सीधा तरीका है, वैसे तो इसका 10 यूनिट है, लेकिन मैं ये बताता हूँ कि 10 यूनिट कैसे है। कितना वाट है, 100 है, कितने घंटे जल रहे हैं, 20 घंटे जल रहे हैं। तो 100 गुने 20 और गुने 5 जितने भी हैं उसको मल्टीप्लाई कर दिए, वाट और घंटा। तो 100 वाट 20 घंटे, तो इसको 100 गुने 20 गुने 5 ये सब कर देंगे, उसके बाद 1000 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा और विश्लेषण करके किया है, तो मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ एक लाइन कि जितना वाट है, जितना बल्ब है, जितने घंटे हैं, तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1000 से डिवाइड करेंगे तो वही 10 यूनिट आ जाएगा। इसमें भी वही किया हुआ है, देख लीजिए। पहले क्या लिखा है, एक बल्ब के जलने पर हुई कुल विद्युत खपत, तो वाट गुने घंटा बटे 1000। तो ये सब करने से बहुत देरी होगा, बस तीनों को मल्टीप्लाई करके 1000 से डिवाइड कर देना है। 64 यदि 1000 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो निम्न में से कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी। तो आयतन जो होता है वो नहीं बदलता है, तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो चीनी पानी में घुली रहेगी तथा इसमें और चीनी घुलने की संभावना रहेगी, तभी तो वह असंतृप्त है। संतृप्त होता तो और चीनी नहीं घुल सकती थी, लेकिन वह असंतृप्त है इसलिए और चीनी घुल सकती है, क्योंकि विलयन असंतृप्त है, वही बात कह रहा है। इस प्रक्रिया में विलयन की सांद्रता व घनत्व बढ़ जाएगा। जो सांद्रता है और घनत्व है वो विलयन का बढ़ जाएगा, परंतु आयतन नहीं बदलेगा, आयतन जितना है उतना ही रहेगा। तो ये इसकी व्याख्या थी। 65 मोबाइल चार्जर होता है, क्या होता है। जो हमारे पास मोबाइल होता है तो उसको चार्ज करने के लिए चार्जर का यूज करते हैं, तो एक अपचाई ट्रांसफार्मर होता है वो, यानी कि जो आपके पास मोबाइल है ना जिससे उसको चार्ज करते हैं वो, तो उसको चार्जर तो आप बोलते ही हैं, आप उसको अपचाई ट्रांसफार्मर भी बोल सकते हैं। देखिए लिखा हुआ व्याख्या में, मोबाइल फ़ोन चार्जर में अपचाई यानी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। अपचाई ट्रांसफार्मर वोल्टेज को घटाने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है, तो क्यों चमकता है। तो ये तो एकदम बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है हीरे में, इसीलिए वो जगमगाहट के साथ चमकता है। अच्छा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के और भी कई उदाहरण हमने डिस्कस किया है, जैसे कि मृग मरीचिका जो है वो क्या है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का ही उदाहरण होता है। ऑप्टिकल फाइबर में जो मतलब प्रकाश का इधर से उधर आवाजाही जो परिवहन होता है उसका, तो ऑप्टिकल फाइबर का जो काम है ना, जो फंक्शन है ऑप्टिकल फाइबर का, वो भी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण ही होता है। फिर एयर बबल जो बन जाता है, एयर बबल का चमकना, वो भी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण है। फिर जो कांच का चटका हुआ भाग होता है वो चमकता है, वो भी इसी का उदाहरण है। और पानी में पड़ी हुई जो परखनली होती है जो चमकती है, तो वही प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो ये सब सारे डिस्कस किए हुए पॉइंट है, आपको फिर से एक बार रिवीजन हो गया। व्याख्या भी पढ़ देता हूँ, थोड़ा और क्लियरिटी आएगी। कटा हुआ हीरा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण जगमगाहट के साथ चमकता है। किसका पूर्ण आंतरिक, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन।
हीरे का अपवर्तनांक बहुत अधिक 2.42 होने के कारण इसका क्रांतिक कोण 24 डिग्री होता है। तो आप ऐसे अगर याद रख सकते हैं तो रखिए, वरना कोई दिक्कत नहीं, बस सिर्फ उतना याद रखने से काम चल जाए। क्रांतिक कोण कितना होता है हीरे का? 24 डिग्री होता है, बस इतना है। 67, टेलीविज़न दर्शक डिश एंटीना प्रयुक्त करते हुए बरसात में उपग्रह सिग्नल नहीं प्राप्त करते हैं, क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि एंटीना छोटे होते हैं। दूसरा, वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा अवशोषित कर लेती है। तीसरा, वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा की मूल दिशा को विचलित करती है। तो ये तीनों सही है, इसलिए डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। व्याख्या पढ़ देता हूँ और क्लियरिटी आएगी। बरसात में, यानी कि जब पानी पड़ता है, बरसात में रेडियो तरंगे वर्षा की बूंदों से टकराकर आंशिक रूप से या पूर्णतः उष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है और बूंदों द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा की मूल दिशा को विचलित करने में भी सक्षम होती है। अतः इन कारणों से बरसात में उपग्रह सिग्नल प्राप्त करने में कठिनाई होती है। वर्षा के समय रेडियो सिग्नल कमज़ोर यानी कि वीक हो जाते हैं, जिन्हें छोटे डिश एंटीना ग्रहण नहीं कर पाते हैं। तो ये 2017 का भी सारे प्रश्न समाप्त हो गए। अब 2018 का देख लेते हैं। क्या है पहला प्रश्न? निम्नलिखित में किसका आविष्कार विल्हेल्म रॉन्टजेन द्वारा किया गया था? तो एक्सरे मशीन का जो आविष्कार है वो विल्हेल्म रॉन्टजेन द्वारा किया गया था। विकल्प बी इसका सही आंसर हो गया। अच्छा, इनको 1901 में नोबेल पुरस्कार भी मिला है इसका कारण। भौतिकी का पहला नोबेल पुरस्कार रॉन्टजेन को ही दिया गया है, तो ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, दो फैक्ट हो गया। पहला तो ये कि एक्सरे मशीन का आविष्कार किसने किया? तो विल्हेल्म रॉन्टजेन ने किया, रॉन्टजेन। और दूसरा ये कि भौतिकी का पहला नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो 1901 में। किसे मिला? तो रॉन्टजेन को ही मिला है, विल्हेल्म रॉन्टजेन। 78, निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? तो एक्स किरणें जो होती है ना, उसकी ऊर्जा अधिकतम होती है। विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। अब अच्छा, इसकी व्याख्या में कुछ खास है क्या? कुछ वैसा खास नहीं है। 79 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होता है? तो प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। जो विकल्प दिया हुआ उसमें से प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। थोड़ा पढ़ लेते हैं। दिए गए विकल्पों में प्रकाश का वेग अधिकतम होगा। प्रकाश एक सीधी रेखा में संचरित होता है। प्रकाश तरंगें निर्वात से होकर गुजरती है। ठीक है, निर्वात से होकर गुजरती है तभी तो ब्रह्मांड से यहाँ पृथ्वी तक पहुँच जाती है। परंतु ध्वनि तरंगे ऐसा नहीं कर पाती। मतलब ध्वनि तरंगे निर्वात में नहीं चलेगी। ध्वनि को मतलब ध्वनि का गति करने के लिए, ध्वनि का एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि प्रकाश के लिए ऐसी अनिवार्यता नहीं है। भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि हर माध्यम में प्रकाश की चाल सीधी तो रहेगी लेकिन एक ही गति में रहेगी, ऐसा नहीं है, अलग अलग हो सकती है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। और निर्वात में अगर पूछे कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है, तो निर्वात में होती है। 80, तो काफ़ी पॉइंट थे उसमें। देखिए, थोड़ा सा कंसाइज कर देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट ये मिला, अगर पूछे कि प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, तो निर्वात में होती है। क्या भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है या समान होती है? तो अलग अलग होती है। तीसरा ये प्रकाश के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता होती है? नहीं, प्रकाश के गुजरने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ध्वनि के लिए ज़रूर होती है लेकिन प्रकाश के लिए नहीं होती है। और प्रकाश क्या टेढ़ी मेढ़ी रेखा में चलती है, सीधी रेखा में चलती है? तो सीधी रेखा में मतलब गमन करती है या गुजरती है। 80 नंबर, ध्वनि का वेग अधिकतम होगा। तो इस्पात में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। व्याख्या देख लें, कोई खास है क्या? देखिए, पहला पॉइंट है ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। तो ठीक है, ये तो अभी हमने देखा। दूसरा, गैसों में ध्वनि अत्यंत धीमी गति से, द्रव में तीव्र गति से और ठोस में तीव्रतम गति से गमन करती है। कौन? ध्वनि। तीसरा पॉइंट, ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती है, जबकि प्रकाश निर्वात में गमन करती है। और सिर्फ गमन ही नहीं करती है, सबसे अधिक तेज गति से गमन करती है। ध्वनि वायु की अपेक्षा स्टील में लगभग 15 गुना तीव्र गति से गमन कर सकती है। तो ये पॉइंट भी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखते हैं 81, आइंस्टाइन को निम्न में से उसके किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? देखिए कितना रिपीट हो रहा है हर साल, मतलब प्रीवियस ईयर इसलिए महत्वपूर्ण होता है। देखिए, अभी दो बार इसको लगता है हमने डिस्कस कर लिया। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आपको याद हो ही गया होगा कि भौतिकी के क्षेत्र में आइंस्टीन को 1921 में नोबेल प्राइज़ मिला। और किस काम के लिए? प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। अच्छा, अभी हमने एक डिस्कस किया था, सबसे पहला भौतिकी में नोबेल प्राइज़ कब मिला था? 1901 में मिला था। किसको मिला था? तो विल्हेल्म रॉन्टजेन को मिला था। किस लिए मिला था? तो एक्सरे मशीन के खोज के लिए मिला था। जो जर्मन वैज्ञानिक थे विल्हेल्म रॉन्टजेन, उनको मिला था 1901 में। तो बस ये समाप्त हो गया 2018 तक। थैंक यू।
अच्छा, इतने दिन से वीडियो जो नहीं आ रहा था ना, उसका मैं जवाब दे देता हूँ, नहीं तो फिर आप लोग कमेंट में पूछेंगे। जिससे वीडियो में शूट करता था ना, वो ख़राब हो चुका था, और वो मैं एक नया हैंडसेट ख़रीदा हूँ, तो फिर उससे वीडियो बना रहा हूँ। अब लगातार आएगा, आपको वीडियो अपलोड होता रहेगा। तो थैंक यू। अब देखते हैं 2019 और 2020 के भौतिक विज्ञान के प्रश्न। तो 19 वाले में है, पहला प्रश्न है, ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण निम्नांकित घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है। तो देखिए, अभी पिछले ही वर्ष में ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ऐसा होता है। मतलब ऑप्टिकल फाइबर का जो फंक्शन होता है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के नियम पर काम करता है। तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। अच्छा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर और हमने क्या क्या चर्चा किया था। एक मृग मरीचिका जो आती है रेगिस्तान में, चटका हुआ कांच का जो चमकना होता है, वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। हीरे का चमकना, ये पिछले बार यही पूछा था, हीरे का चमकना। फिर एयर बबल का चमकना। तो ये सब सारे उदाहरण हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्याम विवर होता है। तो श्याम विवर क्या होता है? जो तारा सिमट जाता है, तो सिमट गया तारा जो होता है उसको श्याम विवर कहते हैं, और कुछ विशेष नहीं है इसमें। नेक्स्ट है, थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती। तो संचालन, संवहन एवं विकिरण, ये तीनों इसके सही आंसर होंगे, यानी ए और बी दोनों। तो इसलिए विकल्प सी इसका सही आंसर होगा। थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं, थोड़ा और स्पष्ट होगा। ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान जाने को ऊष्मा का संचरण कहते हैं, पहला पॉइंट। इसकी 3 विधियां होती हैं, यानी ऊष्मा एक जगह से दूसरे स्थान पर जाएगा, ये 3 तरीके से जा सकता है। एक चालन द्वारा, दूसरा संवहन द्वारा, और तीसरा विकिरण के द्वारा। फिर कहता है, थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा का संचालन, संवहन एवं विकिरण तीनों बाधित होता है। मतलब उन ऊष्मा का जो संचालन होता है, या संवहन होता है, या विकिरण होता है, जो 3 माध्यम से गमन करती है ऊष्मा, तीनों बाधित हो जाता है। इसलिए अगर उसमें ठंडा है तो ठंडा ही रहेगा, गर्म है तो गर्म ही रहेगा। फ्लास्क के बोतल में आपने देखा ही होगा, मिल्टन वगैरह का आता है, मिल्टन या सेलो का जो आता है एक तरीके से थर्मस फ्लास्क, उसके बारे में बता रहा है। अर्थात ऊष्मा का संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, और थर्मस फ्लास्क की 2 परतों के बीच में उपस्थित वायु ऊष्मा का कुचालक होती है। तो यही कारण है कि फ्लास्क में अगर ठंडा है चीज़ तो लंबे समय तक ठंडा रहता है, और गर्म है कोई चीज़ तो लंबे समय तक गर्म रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान है? तो जो विकल्प है उसके हिसाब से जिप्सम में कैल्शियम होता है, तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। थोड़ा सा देख लेते हैं, 3 पॉइंट इसमें है। कैल्शियम सल्फेट को जिप्सम कहा जाता है, तो कभी कभी ये भी पूछ लेता है, मतलब विकल्प बदल देगा, कैल्शियम सल्फेट डाल देगा जिप्सम की जगह। या फिर ऐसे ही पूछ सकता है कि जिप्सम निम्नलिखित में से कौन सा है, कैल्शियम सल्फेट या और कोई ऑप्शन बना देगा। तो याद रखना है जिप्सम या कैल्शियम सल्फेट, बात बराबर है। नेक्स्ट पॉइंट है, 120 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर यह प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाता है। कौन? जिप्सम। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि कैल्शियम सल्फेट जो है वो 120 डिग्री पर अगर हम गर्म करेंगे तो यानी जिप्सम को, तो वो क्या हो जाएगा, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाएगा। तीसरा और लास्ट पॉइंट है, जिप्सम का उपयोग पेरिस प्लास्टर तथा अमोनिया सल्फेट खाद बनाने में होता है। तो ये 3 पॉइंट था। नेक्स्ट है, फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो फोटो सेल का उपयोग किया जाता है फायर अलार्म में। थोड़ा सा व्याख्या देखते हैं। फायर अलार्म में फोटो सेल का उपयोग किया जाता है। फोटो सेल प्रकाश विद्युत प्रभाव का एक तकनीकी अनुप्रयोग है। अच्छा, प्रकाश विद्युत प्रभाव से याद आ रहा है, प्रकाश वैद्युतिकी प्रभाव के कारण ही आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ मिला था भौतिकी के क्षेत्र में। कब मिला था? 1921 में। ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। तो ये बोल रहा है कि फोटो सेल प्रकाश विद्युत प्रभाव का एक तकनीकी अनुप्रयोग है। यह प्रकाश ऊर्जा यानी कि लाइट एनर्जी को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। कौन? फोटो सेल। फोटो सेल, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि फोटो सेल क्या करता है, तो एक विकल्प ये रहेगा, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, यही सही रहेगा। अब सूची 1 को 2 में मिलाना है। धातु और उसके गुणधर्म दिए हुए हैं। सोडियम धातु का जो गुणधर्म होता है वो चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। पारा का जो गुणधर्म होता है वो कमरे के तापमान पर द्रव की अवस्था में रहता है। चांदी का जो गुणधर्म होता है वो विद्युत का अच्छा सुचालक होता है। और सीसा यानी कि लेड का जो गुणधर्म है वो ऊष्मा का कुचालक होता है। तो इस दृष्टि से विकल्प सी इसका सही आंसर होगा। एक बार फिर से व्याख्या देख लेते हैं, एक तरीके से रिवीजन हो जाएगा। धातु और गुणधर्म, सोडियम का गुणधर्म क्या है? चाकू से आसानी से काटा जा सकता है।
पारा कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में रहता है, और चांदी विद्युत का अच्छा सुचालक होता है, और सीसा ऊष्मा का कुचालक होता है। तो इस तरीके से आपका भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के जितने 2012 से 2020 तक के प्रश्न थे वो सब समाप्त हो चुके हैं। बायोलॉजी का ऑलरेडी अपलोडेड है, केमिस्ट्री का ऑलरेडी अपलोडेड है। अभी जो नहीं है उसको एग्ज़ाम से पहले मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। मैंने आपको कारण बता दिया है कि वीडियो क्यों नहीं आ रहे थे, क्योंकि जिस तकनीक के द्वारा मैं वीडियो अपलोड करता था वो तकनीक ही ख़त्म हो गया था, अभी मेरे पास आ गया है। तो थैंक यू आपको।